दे रही है। ठीक है। तो लास्ट टाइम तक हमने क्या किया था भाई कि सब कुछ जो हमारा CRUD ऑपरेशन चल रहा था, वो हो रहा था। डिलीट तुमने अपने आप कर लिया था? कोई दिक्कत परेशानी आई थी डिलीट में? नहीं सर, कुछ नहीं थी। ठीक है, डिलीट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जब बाकी का अगर हो गया तो डिलीट भी होने में कोई मुश्किल काम नहीं था। जी। तो यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय इंडेक्स। डिलीट अभी मैंने बनाया नहीं है, पर बना देता हूँ डिलीट भी, चलो। बाकी सब एडिट वेडिट हो रहा था हमारा, हम क्रिएट कर रहे थे। तुम्हारे 2 एम्प्लॉय कह रहे थे, 2 आ रहे हैं। हाँ पता सर, लगा हाँ, कि क्यों आ रहे हैं? उसमें दिक्कत आ रही थी, वो पता नहीं लगा मुझे एक्चुअल में। मैंने बताया था वो कि उस तुमने या तो स्टैटिक नहीं बनाया कोई, या तो तुमने लिस्ट स्टैटिक नहीं बनाई, या फिर नहीं सर, आपने। लिस्ट भी और कंस्ट्रक्टर दोनों स्टैटिक बनाए थे मैंने। अच्छा, फिर 2 कैसे आ सकते हैं? फिर तुम्हें क्या करना है, डिबग करके चेक करो कि क्या हो रहा है। जी सर, डिबग करके मैं चेक करूँगा उसको। हाँ, तो देखो एक हो गया, आराम से ऐड हो रहा था, एडिट, डिटेल, डिलीट सब हो रहा था, राइट? जी। अब कुछ और कंसेप्ट पहले पढ़ते हैं कि भाई ये तो हो रहा है। अभी तक तो हम कहाँ से डाटा लेके आ रहे हैं, अपना लिस्ट में बना रहे हैं। बट ऐसे थोड़ा ना यस होता कि सर। लिस्ट में से डाटा लेके आना होता है, हमें तो डाटा कहाँ से उठा के लेके आना होता है, डाटाबेस से। ये जो जी। SQL सर्वर में है वहां से डाटा लेके आना है हमें, राइट? जी। तो अब वो करने के लिए कि SQL सर्वर में डाटाबेस लाना हो, उससे पहले एक कंसेप्ट और बता देता हूँ कि यहाँ पे हम ना इस तरह से एम्प्लॉय नहीं बनाते। हाँ, कुछ ये जो नया, इंजेक्शन करके था। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ से इस तरीके से हम नया ऑब्जेक्ट करके एम्प्लॉय का, किसी भी रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट MVC में इस तरह के नहीं बनाते। जी। एक कंसेप्ट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हुँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हम यूज करते हैं, और ये MVC हमें अपने आप प्रोवाइड करता है। आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी, ऑब्जेक्ट वो आपके लिए अपने आप बना देगा। आपको होमवर्क क्या है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। जी। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। बट ठीक है सर। अभी क्या कर रहा हूं मैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन MVC कैसे प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पे आप नया ऑब्जेक्ट बनाने की जगह एक वेरिएबल ले लोगे। किसका वेरिएबल? पेरेंट का। जिससे कि कोई सा भी चाइल्ड उसके अंदर हम स्टोर करा सके। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी का पेरेंट कौन है? आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। यही पेरेंट है ना? इसी को इनहेरिट किए है ना एम्प्लॉय रिपोजिटरी को। जी। याद है, हाँ। भूल गए? यस सर, इसी को किया कि है देखो, इनहेरिट तो। हाँ, तो इसी किया है, तो भाई ये इसका पेरेंट हो गया। तो मैंने क्या किया अपने कंट्रोलर में, कहाँ गया हमारा कंट्रोलर, ये रहा। कंट्रोलर में एक वेरिएबल ये कह दिया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा नहीं अपनी क्लास में, जी। तुम मुझे ऑब्जेक्ट पास कर दो ना, कर देना। और इसी ऑब्जेक्ट को जो तुम पास करोगे, उसको मैं यहां पे असाइन कर दूंगा। तो कह रहा भाई ये क्या बात हुई? तू कह रहा है तू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा। पर मैं कह रहा हूं हाँ, मैं नहीं बनाना चाह रहा। आप जो भी इस कंस्ट्रक्टर में पास करोगे उसी को मैं अपने में असाइन कर दूंगा। तो MVC कहता है हाँ चल ठीक है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट है, मैं तेरे को ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा। तुझे बस क्या करना है, program.cs में जाओ और बता दो कि भाई किस चीज का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्योंकि इंटरफेस को तो मल्टीपल क्लासेस, क्या हो सकता है कि मल्टीपल क्लासेस उस इंटरफेस को इनहेरिटेंस कर रखा हो। बात सही है नहीं है? हो सकता है, कहाँ गया, इस इंटरफेस को एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी ने इनहेरिट किया हुआ है। यहाँ पे ये देखो, कल को मैं 2 यस क्लास सर, और बना के वो दोनों क्लास भी से इनहेरिट कर सकती हैं। इनहेरिट करा हो जाएँगे ये। कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब नहीं। मैं यहाँ पे इसको असाइन कर रहा हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि सर भाई, इसमें ये जो हाँ, पब्लिक है, क्वेश्चन ये पूछो। कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो इसमें हम्म, किसका बना रहे हैं ये हम ऑब्जेक्ट? एम्प्लॉयी रिपोजिटरी का। ठीक है। करेक्ट, क्योंकि रिपोजिटरी के अंदर ही हमारे सारे मेथड हैं, और सारे मेथड रिपोजिटरी हैं। के ही मेथड हम कॉल करते हैं। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब मैं आपको जी। क्या कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये न्यू यू करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें बस ये अच्छा। इंटरफेस पास कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बना देगा। कैसे बनाएगा? बस हम program.cs में जाएंगे, यहाँ पे बता देंगे भाई को
क्या बताएंगे? बिल्डर डॉट सर्विसेज एड स्कोप्ड, और बता रहे हैं कि जब आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का तेरे से कोई ऑब्जेक्ट मांगे तो तू एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दियो। ये लाइन जैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे तो अब एमवीसी समझ जी जाएगा कि जहां जहां आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मांगा होगा वहां वहां मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। अभी तो एक जगह मांगा है, बट जी कल को हो सकता है कि मल्टीपल जगह भी मांग सके, मल्टीपल कंट्रोलर भी यूज कर रहे हो उसे। तो जी यहाँ पे आपको हर जगह ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पास करो और बस यहाँ पे आप बता दो प्रोग्राम डॉट सी एस में कि भाई ये ऑब्जेक्ट इसको मैं असाइन करना है कि जब भी आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी मांगे तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना दो। अब मैं रन करूंगा तो देखो मैंने अपने आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, और बिना ऑब्जेक्ट के आपको पता है मेथड कॉल होगा नहीं, तो जी ऑब्जेक्ट बना होगा तभी रिजल्ट आएगा वरना नहीं आएगा। यस सर। अभी देखो एरर आ गई कुछ, कोई नहीं, कुछ गलती से क्लिक हो गया तो दोबारा से रन करते हैं। ओ, तो ये ऑब्जेक्ट ले नहीं रहा, देखो यहाँ पे नल आ रहा है, तो इसने ऑब्जेक्ट पास नहीं किया। आप चेक करते हैं क्यों नहीं पास किया, हमने तो बता दिया इसको कि भाई पास करना है। नॉन नलेबल field property must contain a null value when existing consider declaring the field as nullable। इससे तो कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है हम बिल्ड सही से ना हुआ हो, तो बिल्ड कर लेते हैं एक बार। हमने अब बिल्ड कर लिया, प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने लिखा हुआ है कि भाई कोई आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मांगे तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी पास कर दियो। तो ये लाइन अगर एग्जीक्यूट होगी तो चलना चाहिए हमारा कोड। लेट्स सी। सर उसमें इंडेक्स में तो कुछ अनकमेंट नहीं करना? नहीं, इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा ये, जबकि इसे ऑब्जेक्ट देना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई अगर यहाँ पे न्यू लिख दूंगा तो फिर से चल जाएगा। जी अच्छा, अब मैं समझ गया क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये दोनों नाम सेम आ गए। तो जनरली ऐसा करते हैं हम कि जो क्लास लेवल का नाम होता है उसके आगे अंडरस्कोर लगा देते हैं। कहेंगे रीनेम, ये रहा रीनेम नाम का ऑप्शन, इसके आगे अंडरस्कोर लगा दो। और यहाँ पे अंडरस्कोर वाले में साइन करो, क्या वरना कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों तुम एक ही कैसे कर लगा रहे हो। जी ठीक है, और यहाँ पे भी इसको आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी ले लो बजाय की एम्प्लॉय रिपोजिटरी। अपना क्लास का ऑब्जेक्ट मत बनाओ, पेरेंट का बना दो, और पेरेंट के अंदर जब असाइन करोगे तो यहाँ पे बता दो खाली प्रोग्राम डॉट सी एस में कि भाई जब भी इसका ऑब्जेक्ट कोई मांगे तो तुझे इसका बना के देना है। कल को अगर कोई दूसरी क्लास का आप चाहते हो तो बस यहाँ पे चेंज कर दो, और कहीं कोड में आपको चेंज नहीं करना। अभी जब हम सिक्वल सर्वर वाला बनाएंगे तो सिक्वल यहाँ पे सिर्फ सिक्वल लिख देंगे, सिक्वल रिपोजिटरी, तो वो इसको हटा के सिक्वल वाले को चेंज करेगा। अभी दिखाऊंगा जब करेंगे ये काम। जी तो बस सही है, वो हमारा गलत क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने नाम दोनों सेम हो रहे थे तो वो कंफ्यूज हो जा रहा था कि भाई अबे दो ये भी नाम वही है वो भी नाम वही है, किसको किस में असाइन करूं, तो इसलिए वो असाइन नहीं कर पा रहा था। अब देखो सब डाटा वाटा सब आ गया हमारा, सब सही चल रहा है। तो डाटा आ गया, दिख गया, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मिल गया इसे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए आपको पता है कि कोई भी मेथड कॉल नहीं होगा, ये हम कॉल ऑलरेडी नहीं पढ़ होगा। चुके हैं सी शार्प में। जी राइट, तो ये बात समझ में आई कि जब भी आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो आप न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। आप सिंपल कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, इंटरफेस जो भी उसका पेरेंट होगा उसको यूज करोगे एज अ वेरिएबल, और जो जी ऑब्जेक्ट पास करना है वो एमवीसी विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने आप हैंडल करता है। आपको बस ये इस तरह की लाइन बतानी है। जी क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, अब इसमें भी ना अलग अलग तरीके के होते हैं ऑब्जेक्ट, कि किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक ऐड स्कोप्ड है, एक ऐड सिंगलटन है।
ये क्या नाम है इसका, मतलब अलग अलग तरीके हैं। जब भी मैं उस क्लास पे आऊंगा तो बताऊंगा कि और क्या 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 तरीके के, अभी एड स्कोप समझो, बट अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वो ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो जब वो क्लास आएगी तो बताऊंगा। फिलहाल के लिए जी समझो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो भाई, अब ऑब्जेक्ट भी बन गया हमारा, ये काम भी हो गया। और अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम जो अभी तक डाटा जो यूज कर रहे थे एम्प्लॉय रिपोजिटरी में, अगर हम कोड देखें तो ये सब हमने जो यूज किया है भाई, ये लिस्ट बना के यहीं पे डाटा कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा काम नहीं कराना। मुझे क्या काम कराना है कि ये सब डाटा उठ के कहां से आए, सीक्वल सर्वर डाटाबेस से। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो सीक्वल सर्वर डाटाबेस देखो कि आपके पास है भी या नहीं है। तो आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपके पास होगा। जी लोकल होस्ट विंडो, ठीक है भाई, ये रहा आपका सीक्वल सर्वर डाटाबेस। अब मुझे क्या करना है, मैं एक फ्रेमवर्क का यूज करूंगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा मुझे। कैसे, देखो कैसे कनेक्ट होगा कि मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा जो सीक्वल सर्वर को कनेक्ट कर दे अपनी विजुअल स्टूडियो से। कनेक्टिविटी करे ना, वरना बिना कनेक्टिविटी के कैसे कोड हो पाएगा कि यहाँ का कोड यहाँ पे दिख जाए, यहाँ का कोड यहाँ पे दिख जाए। जी सही बात है। तो उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा, इस लेयर पे भी। ये बना लेते हैं ना, हम्म, यहाँ पे भी मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। क्या कोड है उसकी अभी टेंशन नहीं लेनी आपको। उस कोड को पहले शुरू में क्या होता था, बहुत अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। शुरू में हम एडीओ डॉट नेट का काफी यूज करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन एडीओ में क्या होता है, पूरा का पूरा कोड आप लिखो। इसमें क्या होता है, राइट ऑल कोड बाय योरसेल्फ। एक एक लाइन की भाई कनेक्टिविटी बनानी कैसे है, क्या क्या, बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है आपको अपने हाथ से। जी तो इनका सॉल्यूशन क्या दिया डॉट नेट ने, कहा भाई कुछ फ्रेमवर्क है उनको यूज कर लो, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनमें से एक फ्रेमवर्क क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क, जो हम यूज करने जा रहे हैं। ये क्या करता है, कहता है तुम थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग कर दो, सारा कोड मैं जनरेट कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, आपको बस सिंपल तरीके से यूज करना है। तो हम ये करने जा रहे हैं कैसे, डॉट नेट कोर करड ऑपरेशन विथ सीक्वल सर्वर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये काम करने जा रहे हैं अब हम। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है भाई, एक फ्रेमवर्क है जो कहता है कि वो हेल्प कर देता है आपकी अपने अपने डाटा को डाटाबेस तक पहुंचाने के लिए और डाटाबेस से डाटा उठा के लाने के लिए। तो एक जी फ्रेमवर्क बना दिया है बीच में कि आपको पूरा कोड शुरू से नहीं लिखना पड़ेगा, काफी कोड इन्होंने लिख के दे दिया है हमें। अब पहला स्टेप क्या है ये करने के लिए, कि आप पहले भाई जो फ्रेमवर्क है इसे इंस्टॉल करो। इंस्टॉल न्यूगेट पैकेज, यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप लिखेंगे। बड़ा आसान है, मेरे स्टेप फॉलो करोगे कुछ नहीं भूलोगे। जी पहले न्यूगेट पैकेजेस कुछ इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे जाओ टूल पे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। कंसोल नहीं, कंसोल से मत करो, मतलब कंसोल से भी कर सकते हो लेकिन ये ज्यादा आसान है। यहाँ पे डालो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। सबसे पहले क्या करना है हमें, सीक्वल सर्वर, तो डॉट सीक्वल डालना है आपको। डाला, सेलेक्ट किया, जी यहाँ पे जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा उसे इंस्टॉल कर दो। लेकिन और बता दो कौन से प्रोजेक्ट में करना है, तो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, इसी में करना है हमें। क्लिक कर दिया, अब वो बिल्ड करेगा प्रोजेक्ट और इंस्टॉल करेगा। वो सब अब फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा है कि ताकि आपको कोड ना लिखना पड़े, वो आधे से ज्यादा कोड खुद ही लिख दे। बोल रहा है भाई ये सब अपडेट अपडेट कर दूं, मैं कह रहा हूँ ओके यार जो भी करना है कर दे। एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दे। ठीक है,
कोई एरर नहीं आई, वार्निंग आई है, वार्निंग की हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, कोई एरर नहीं आई है। अब एक और इंस्टॉल करना है फ्रेमवर्क, उसका नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, टूल्स करके यूज करना है। अगर आप देखना चाहोगे कि क्या क्या काम करता है ये तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे पढ़ लोगे तो बता देगा, कह रहा भाई ये सारे फीचर्स को इनेबल कर देगा, हमें इन सारे फीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये कह रहा है इस फीचर को इनेबल कर देगा। मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे जरूरत है, तो ले भाई इसे भी इंस्टॉल कर दे। ओके कर दिया, एक्सेप्ट कर दो, इंस्टॉल हो गया, एरर कोई नहीं आई, तो मतलब इंस्टॉल हो गया। चेक करना हो तो यहाँ पे जाओ और ऊपर जाके जहां पे भी मैंने आपको बताया था डिपेंडेंसीज में सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, तो डिपेंडेंसीज में जाओ, फ्रेमवर्क में देखो, तो ये तो फ्रेमवर्क है, हमारे वाला क्या है, पैकेज है। पैकेजेस में देखोगे तो ये पैकेज इंस्टॉल कर दिए उसने, एक ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि उसकी ये अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, ये अपने आप जो जो एमवीसी कोड जनरेट करता है ना ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन, देखते नहीं कि एचटीएमएल का अपने आप कोड जनरेट कर देता है, यस सर। वो इस पैकेज की वजह से करता है। वेब डॉट कोड जनरेशन डॉट डिजाइन की डिजाइन का कोड अपने आप कर देगा, और ये दोनों पैकेज की अब हमें जरूरत पड़ेगी जब हम डाटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह करेंगे। चलो इंस्टॉल हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओ एक, कि भाई बताओ कि आपके डाटाबेस का सर्वर का नाम क्या है, डाटाबेस का नाम क्या है, ये सब चीजें। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था एक ऐप सेटिंग नाम की फाइल है, इसके अंदर बनाते हैं। तो इसके अंदर इस तरह से बताना पड़ेगा कि कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग की क्या डिटेल है। तो ऐसे कनेक्शन स्ट्रिंग बताओ, अपनी एक में मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग डाल सकते हो, मतलब मल्टीपल डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमें एक ही से करनी है, तो मैंने उसका कोई नाम दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, सोनू मोनू जो भी आपको देना है। जी। फिलहाल के लिए मैं डिफॉल्ट कनेक्शन दे रहा हूं नाम। मैंने बताया सर्वर कौन सा है, लोकल होस्ट। अगर कल को आपका डाटाबेस कहीं किसी और सर्वर पे होगा तो उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, पर मेरा तो लोकल होस्ट में है। अब मैं डाटाबेस का नाम बताओ कि क्या डाटाबेस जब बनेगा तो क्या नाम रखोगे, तो मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय डीबी रहेगा डाटाबेस का नाम। जी। अब इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा विंडो यूजर डाटाबेस को भी कनेक्ट कर पाए। विंडो मतलब जो मेरे लैपटॉप को जिस बंदे ने ऑन किया हुआ है वो डाटाबेस को उसी के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है। तो जब हम SQL सर्वर यहाँ पे खोलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो देखो बोलता नहीं विंडो ऑथेंटिकेशन, तो अगर जी। मेरे जगह कोई दूसरा बंदा लॉगिन हुआ हो तो, और ये SQL सर्वर मेरे नाम पे इंस्टॉल होगा, तो वो बंदा इसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये है विंडो ऑथेंटिकेशन। अब क्योंकि मुझे विंडो ऑथेंटिकेशन ही करानी थी यहाँ पे भी, तो मैंने बोल दिया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, कि मतलब मेरा जी। ही विंडो का जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वही भेज दियो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए, और वही ही चल जाएगा। और यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं, देखो विंडो ऑथेंटिकेशन, मेरा ही यूजर नेम पासवर्ड जाता है ऑटोमेटिकली और वो चल जाता है। क्लियर? क्लियर है सर। तो ये तीन चीज मैंने बता दी कि भाई ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। जी। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे आते हैं, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। अच्छा भाई एक फाइल ऐड करो जो कि काम करने में आपकी हेल्पफुल रहेगी, एम्प्लॉय ये एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए आपको ये फाइल ऐड करनी पड़ती है। फाइल का क्या होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, डीबी मतलब डाटाबेस, कॉन्टेक्स्ट मतलब डाटाबेस से जो भी ऑपरेशन करोगे उस फाइल की हेल्प जी। से करोगे। तो मैंने यहाँ पे खोला, एक फोल्डर बना रहा हूं, उस फोल्डर के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर है। जी। और अपनी फाइल का नाम क्या रखा मैंने,
एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट, कि भाई एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब इस फाइल को एक्चुअल में डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आपको इनहेरिट करना पड़ेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की फाइल से। ये कहाँ बनाई थी सर हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट? ये भी बनाई नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जब हमने एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज इंस्टॉल किया है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई होगी। ये देखो कह रहा है भाई इसको यूज करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज करना पड़ेगा, कर लूं? मैं कह रहा हूं हाँ भाई कर ले। तो ये फाइल कौन सी है जो जिसने बनाया, ये हमने, ये जी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक उसी तरह से जैसे कंट्रोलर में नहीं होता कि भाई कंट्रोलर क्लास एमवीसी ने बनाई है, ये हमने बनाई है, पर जब तक मैं कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट नहीं करूंगा तब तक मेरी क्लास कंट्रोलर क्लास नहीं मानी जाएगी। वैसे ही डीबी कॉन्टेक्स्ट में भी जब तक डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट नहीं करूंगा मेरी क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं मानी जाएगी। जी। क्लियर? यस सर। अब कंस्ट्रक्टर में ये लाइन लिखनी है आपको, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, क्या है आपकी क्लास का नाम? एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, इनहेरिट करना है बेस ऑप्शन। ये लाइन लिखनी है। ये क्या करता है कि जो भी ऑप्शन हम इसको पास करेंगे, अगर मान लो इस क्लास को यूज करते हुए कुछ ऑप्शन पास करते हैं, वो जी। ऑटोमेटिकली बेस, बेस का मतलब ये क्लास ऑटोमेटिकली सारे हम्म, ऑप्शन यहां पे पास कर देगा। जी। क्योंकि हम कह रहे हैं हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना फिलहाल, जो भी कोई ऑप्शन अगर पास करे ना तो वो सारे ऑप्शन इसको डीपी कॉन्टेक्स्ट को पास को भेज देना। अच्छा, क्लियर? मतलब एम्प्लॉय डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास भेजेगा। करेक्ट, एक्चुअली में डीबी कॉन्टेक्स्ट सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। हमने खाली जी। कह दिया कि भाई ये क्लास ने डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट किया हुआ है और यहाँ पे कोई ऑप्शन हम्म। दोगे तो वो पास कर देगा इसके इसके कंस्ट्रक्टर में। तो इसके कंस्ट्रक्टर में जो भी सेटिंग अच्छा। वेटिंग करनी होगी वो कर लेगा। अब यहाँ पे आपको बस एक और चीज बता देनी है, आप जितने भी मॉडल क्लास है उस क्लास को का एक डीबी सेट होता है, डीबी सेट बनाना पड़ेगा। मेरी मॉडल क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय नाम था ना। जी। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी हो सकता है 60-70% ही समझ में आ रहा हो या 50% ही आ रहा हो। इसका क्या यूज है? इसी, ये बेसिकली एक टेबल बन जाएगी डाटाबेस में और इसी टेबल के थ्रू आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। कैसे करोगे भी आपको समझ में आएगा, भी टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, बट इतना काम कर देना है तो आपका एक डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बन गई। कल को अगर आपकी मल्टीपल क्लासेस होती तो यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस के डीबी सेट बनते। फिलहाल हमारे पास एक ही क्लास है तो एक क्लास बनी है। क्लियर है? कोई डाउट? सर थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा। ये हाँ है। वो अभी समझ में आएगा। ये जी। समझ लो एक बार से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, समझ बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट ये समझ लो इसका मतलब अभी जब पूरा बन जाएगा तो शायद इससे तुम लिंक जोड़ पाओगे। अभी के लिए समझ लो कि जैसे लिस्ट होता है ना, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यस लिस्ट सर। ऑफ एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारे डाटा आता है, तो जब डाटा जी। बेस से मैं सारे टेबल में जितने भी डाटा पड़ा होगा मेरा वो सब उठा जी। के लेके आऊंगा यहाँ पे, तो कहीं पे सेव तो करना होगा ना मुझे। यस सर। तो वो कहाँ पे सेव करूंगा? वो इस एम्प्लॉयज के अंदर सेव होगा एम्प्लॉय वो। लिस्ट में। हाँ एम्प्लॉय लिस्ट में वो डीबी सेट है यहाँ पे। ये भी तो एक ऊपर, कलेक्शन ही है, ये भी एक लिस्ट है। जी, ये ऊपर जो हमने वर्क किया है वो डेटाबेस से जो भी डेटा निकालने के लिए कर रहे हैं। निकालने के लिए, उसमें इंसर्ट करने के लिए, अपडेट जो भी जी। डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है उसके लिए सब काम कर रहे हैं हम। जी। तो फिलहाल के लिए समझ लो ये करना ही करना है आपको। इसके बाद ठीक है नेक्स्ट सर। स्टेप पे बढ़ते हैं आगे। अब बताना भी पड़ेगा, ये तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐप सेटिंग ये सब कि भाई ये है, लेकिन बताना भी तो पड़ेगा एमवीसी को कि भाई कौन सा सर्वर यूज करोगे, क्या करोगे, ये सब बताना पड़ता है एमवीसी को। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे बता देता हूँ, SQL सर्वर कनेक्टिविटी। एमवीसी को बता रहा हूँ कि भाई कौन सा SQL सर्वर यूज करना है, क्या क्या करना है, वो सब बता रहा हूँ। तो उसके लिए एक लाइन याद करनी है आपको, अपने आप ही याद आ जाएगी धीरे धीरे में। ये लिख देना, ये बताऊंगा क्या है इसका मतलब। हम कह रहे हैं भाई बिल्डर डॉट सर्विस, बिल्डर तो यही है जो क्लास को बिल्ड कर रही है, इसके अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर
हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है कि हमारा वाला एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बनाया है उसको ऐड कर, और ऑप्शन में क्या पास कर तू, सीक्वल सर्वर को यूज करना है, और सीक्वल सर्वर का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना वो डिफॉल्ट कनेक्शन, यही नाम होगा मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का। जो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दिया है वही लिखना है वहां पे। दोबारा आते हैं प्रोग्राम डॉट सीएस में। मैंने क्या कहा प्रोग्राम डॉट सीएस में कि भाई बिल्डर डॉट सर्विसेज तू एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दे। कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट? जो मैंने बनाया है एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट उसको, और वहां पे ऑप्शन में क्या पास कर तू कि सीक्वल सर्वर, कोई बहुत सारे डाटाबेस है ना, तो बता रहा हूं मैं कि सीक्वल सर्वर का डाटाबेस यूज करना है, और कनेक्शन स्ट्रिंग सीक्वल सर्वर में भी बहुत सारे डाटाबेस हो सकते हैं, पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग टू यूज कर वो डिफॉल्ट कनेक्शन नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर, जो कि कहां से उठा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उठा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहां पे है? ऐप सेटिंग डॉट सीएस में। इसको उठा के वो शेयर कर देगा इंफॉर्मेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आई थोड़ी थोड़ी। हाँ कोई नहीं, इसे प्रैक्टिस से आएगी ज्यादा और भी ज्यादा। अब ये काम भी हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि भाई अब सारे फंक्शन सीक्वल सर्वर वाले बनाओ। अभी तक तो हमने क्या बनाए थे? अभी तक हमने क्या बनाए थे? लिस्ट वाले बनाए थे, रिपोजिटरी में बनाए थे ना, कि भाई ये लिस्ट, सारा काम लिस्ट से करी थी। अब हमें लिस्ट से कोई काम नहीं करना, हमें किससे काम करना है? सीक्वल सर्वर से करना है। और ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करने हैं? क्या सीक्वल सर्वर से कोई अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, यही वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? सीक्वल सर्वर से यही करेंगे, क्रूड वाले वहां भी तो यही कर रहे थे करेक्ट, सर। करेक्ट। ऑपरेशन तो सारे सेम रहेंगे, लेकिन करने का तरीका अलग हो जाएगा। देखो यहां पे डेफिनेशन है, तो मतलब आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। एम्प्लॉय रिपोजिटरी ये चेंज हो जाएगा। यहां पे अब लिस्ट से नहीं उठाना मुझे, मुझे जी अपने डीबी कॉन्टेक्ट से उठाना है जो मैंने बनाया है। जी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, चाहूं तो इसे अपडेट कर दूं, लेकिन मैं यहां पे एक और क्लास ऐड कर दूंगा कि भाई ये भी पढ़ा रहे और नया भी आ जाए। इसका नाम क्या रखूंगा? सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ये लो, सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी ऐड हो गया। अब पहला काम क्या करना है? एक तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ऑपरेशन वाले लेने हैं, तो इस इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया या नहीं कर लिया? यस सर। अब सारे ऑपरेशन इसे बनाने हैं मुझे। अभी मैंने इनहेरिट किया है इसे, तो ये सारे अभी तो थ्रो न्यू एक्सेप्शन आता है। अब बनाने कहां से है मुझे? एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट से। कि सारे जी। ऑपरेशन अब जो होंगे ना वो एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट जो बनाया है उसके थ्रू होंगे, उसकी इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू होंगे, हम्म। उसकी इस वाली प्रॉपर्टी। अब इसकी वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी सर। बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे? इंजेक्शन के थ्रू। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, बिल्कुल सही। डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या नाम है, और यहाँ पे एक बना लिया मैंने। अच्छा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी में क्यों कर रहा हूं मैं? यहाँ पे नहीं करना ना मुझे, तो अपनी जो मैंने नई क्लास बनाई है उसमें करना है, सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी में यहाँ पे करना है। क्या कर रहा हूं मैं? सिंपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, जो मेरी क्लास है उसका। तुम कहोगे अपनी जी क्लास का कहाँ बना रहे हो, आप तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का बना रहे हो। जी। लेकिन वही वाली बात है, पेरेंट का बनाओगे तो उसके अंदर कोई सा भी चाइल्ड डाल सकते हो। बात हम्म। सही है नहीं है? यस सर। पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट ले लो।
अच्छा, यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है क्योंकि पेरेंट को उससे पता नहीं चलेगा ना भाई इस कॉन्टेक्स्ट में वाला है भी इसका चाइल्ड या नहीं है। सर ये तो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। हाँ ना, पूरी जिंदगी बस तुम्हें यही काम करना है, तो पूरी जिंदगी के लिए इतना भी नहीं पढ़ पाओगे। सर हो तो जाएगा लेकिन टाइम लेगा ये। हाँ कोई नहीं, ये तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन पूरी लाइफ जी। जब एक ही यही काम करना है यही काम करना है तो इंसान इससे डर जाएगा ना तुम्हें। यस सर। अब क्या करना है मुझे, अब कॉन्टेक्स्ट डॉट, मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मुझे एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। मुझे क्या निकालना है, सारा ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है मुझे इस डीबी कॉन्टेक्स्ट के एम्प्लॉय के थ्रू करना है। कहाँ गया, इसके थ्रू करना है मुझे सारा ऑपरेशन परफॉर्म। तो हम एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसे अंडरस्कोर लगाते हैं जिससे कि नाम में डिफरेंस हो। जी। ठीक है, अब तो ऑपरेशन लगभग सेम रहेंगे। ये क्या करेगा, लिस्ट, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है हमारी, जी। कहाँ गई हमारी एम्प्लॉय प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट डॉट, हाँ आ गया ना, रेटिंग स्प्रिंग एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट। ये देखो, गेट ऑल एम्प्लॉय में क्या रिटर्न किया मैंने, जो भी कॉन्टेक्स्ट था उसका एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो यस ऑब्जेक्ट सर ये है। ऑब्जेक्ट हो गया एम्प्लॉय टू लिस्ट। ये सर टू लिस्ट एम्प्लॉइज क्या वाला। बनाया है, हाँ ये एम्प्लॉय है, मैंने कहा ये भी एक लिस्ट ही है, मैंने कहा था जी। ये भी लिस्ट ही है। यस सर। लेकिन लेकिन यहाँ पे मुझे ये मैथड क्या रिटर्न करना है, ये प्रॉपर लिस्ट करनी है, डीबी सेट रिटर्न नहीं करना, प्रॉपर लिस्ट को रिटर्न करना है। तो लिस्ट को रिटर्न करने के लिए डॉट टू लिस्ट कर देते हैं कि भाई जो भी लिस्ट है ये वाली डीबी सेट वाली, इसको लिस्ट में बना दे। जी। क्लियर है, कोई डाउट? कि मतलब टू लिस्ट जैसे पहले हम गेट ऑल एम्प्लॉय वगैरह जो भी मेथड था उसी को लिखते थे, ये अब देखो, इसकी जगह ये यहाँ टू पे देख लिस्ट लेते हैं, कोई लिखना नहीं, है। यहाँ पे देख लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे देखो ये ना एम्प्लॉय रिपोजिटरी, यहाँ पे क्या कोड लिखा है, सेम कोड लिखा है यहाँ पे, वही की वही लिस्ट रिटर्न कर दी। यस सर। अब यहाँ पे लिस्ट रिटर्न नहीं करनी मुझे, इस डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो एम्प्लॉइज नाम की प्रॉपर्टी है जो आपने ही बनाई थी, और मैंने आपको बताया था ये क्यों बनाए हम, क्योंकि हम टेबल से जो भी डाटाबेस पे ऑपरेशन करेंगे वो यहाँ इसके थ्रू करेंगे। जी। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये सारे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को रिटर्न कर रहा है। जी अब सर। हमें क्या करना है, हमने लिस्ट यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉय क्या करता है, सारे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा, लेकिन इसका जी। रिटर्न टाइप क्या है, डीबी सेट है। तो डीबी सेट को हम्म। कन्वर्ट कर दिया हमने डॉट टू लिस्ट में, कि लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, इतना हम्म। काम किया है बस। अच्छा, ठीक क्लियर? है सर। क्लियर है। अब यहाँ पे करना है, ये एक सिंगल एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, तो ये क्या करेगा, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फर्स्ट, वही काम जो वहां पे किया था और कुछ अलग नहीं कर रहा, वहां पे भी ऐसे ही किया था, याद है, भूल गए? यस सर याद है। बस वहां पे लिस्ट में से निकाला था, लिंक। यहाँ पे इसमें से निकाल रहा हूं। अब इंसर्ट करना है, तो क्या करना है, इंसर्ट तो वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो ऐड कॉन्टेक्स्ट करके ही कर डॉट देंगे इसको तो। एम्प्लॉइज डॉट एड एम्प्लॉय ये। जी। अच्छा, ये सिर्फ ऐड करने पे नहीं मानता, अगर आपको लेना है हम्म। तब तो आसान है, तब तो आप ले सकते हो डाटाबेस से, लेकिन जब डाटाबेस में डालोगे ना, तो कहेगा जी। भाई ऐड करने के बाद एक लाइन और लिखनी पड़ती है, सेव चेंजेस,
ऐड करने के बाद, एडिट करने के बाद, डिलीट करने के बाद ये सेव चेंजेस लिखना जरूरी होता है, वरना वो ऐड को मानता नहीं है। वो जब तक सेव चेंजेस लिखोगे तभी मानेगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ वहीं से उठा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, जो कोड यहीं का था, कोड पूरा सेम रहेगा। बस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई। अब ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कर देना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट अपडेट एम्प्लॉय, और फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस कर देना है। सर वो जो वर्ड सर्च करते थे वो किससे करते थे हम? ऑल्ट प्लस क्या था सर वो? कौन सा वर्ड? जैसे कोई भी सेम वर्ड को सर्च करके चेंज करना हो। समझ में नहीं आया, कौन से सेम वर्ड को, एम्प्लॉय को चेंज करना है? हाँ, जैसे सब जगह मुझे उसमें कर रहे थे, जैसे जब वेबसाइट बना रहे थे हम कहीं पे भी उसकी। चेंज करना हो, यहाँ पे जाओ, रीनेम हाँ। कर दो। रीनेम कर नहीं दोगे ये तो नहीं अपने आप ही सर। रीनेम हो जाएगा। नहीं, वो सर्च कर रहे थे हम, HTML में सर्च कर रहे थे वर्ड्स को जब एडिटिंग कर रहे थे। कोई भी सर्च करना तो कंट्रोल F करके सर्च होता है। इसके कंट्रोल पास एफ। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे सर्च करना है, पूछता है डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, ऑल यहाँ में, ये तो जो भी सर्च करना है यहाँ से सर्च कर सकते हो कंट्रोल F से। एफ। कंट्रोल प्लस F। ठीक है सर। ओके, आते हैं यहाँ पे, वही वाला कोड लिख दिया मैंने सिंपल। जी। अब इंसर्ट का भी हो गया, इसका भी हो गया, अब कौन सा बचा है, डिलीट का है। तो डिलीट पूरा कोड में कहीं देखो चेंजेस नहीं आएंगे, बस जो उसकी लिस्ट में है उसकी जगह अपना काम कर देना है हमें। बस जो वो यहां से निकाल रहे थे हम, अब यहां से निकालेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय से करेंगे ये काम। और यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। काम खत्म, बन गया हमारा पूरा कोड। अब आपको कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल। अब आप क्या चाहते हो कि आपका कंट्रोलर जो है, कहाँ गया मेरा कंट्रोलर, कि भाई इस बार जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी उठाए वो कौन सी उठाए, एम्प्लॉय वाली ना उठाए, सीक्वल वाली उठाए। तो कहां पे चेंज करना है, प्रोग्राम डॉट CS में जाएंगे, यहां पे एम्प्लॉय की जगह सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी लिख देंगे। क्लियर? देखो कितना फायदा हो गया हमारा। मैंने सिर्फ यहां पे चेंज किया, अब कंट्रोलर में मुझे कहीं पे भी चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी उठा लेगा। क्लियर है, कोई यस डाउट है? सर। क्लियर है सर। ठीक है। अभी एक चीज मुझे गड़बड़ लग रही है, वो यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं, कि जो हमने सीक्वल एम्प्लॉय ढूंढे हैं इसमें इसका हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो इसका ऑब्जेक्ट, या तो इसको हम उसमें ऐड करें, लेट्स इसे इसमें ऐड करके देखते हैं। क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया। लेट्स सी ऑब्जेक्ट अपने आप बनाता है नहीं बनाता है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बना लेगा। ठीक है भाई, सारा काम खत्म हो गया हमारा। अब हमारा क्या है कि देखो दो तरीके की अप्रोच होती है। एक क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क में ना दो तरीके की अप्रोच होती है। पहली अप्रोच क्या होती है कि आपका कोड ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ है, पहली को बोलते हैं डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच। उसमें क्या होता है कि आपका कोड ऑलरेडी डाटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, आपको वहां से उठा उठा के लेके आना है डाटा। और जी। दूसरी क्या है, कोड फर्स्ट अप्रोच। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं कोड फर्स्ट अप्रोच वाला कर रहे हैं, कि कोड अभी हमने डाटाबेस में कुछ भी नहीं छुआ,
हम चाहते हैं कि अब जैसे ही मेरा कोड ये रन हो, वैसे ही डाटाबेस में कुछ काम हो जाए, डाटाबेस में एक डाटाबेस बन जाए। डाटाबेस का नाम क्या हो? डाटाबेस का नाम हो ये, जो भी ऐप सेटिंग में लिखा है, एम्प्लॉय डीबी डाटाबेस का नाम बन जाए, और एक टेबल बन जाए जिसका नाम एम्प्लॉय हो, उसका नाम, टेबल का नाम क्या हो? एम्प्लॉइज हो। जी। और उस एम्प्लॉय हो, टेबल का नाम एम्प्लॉइज या एम्प्लॉय करके कुछ बनेगी, अभी देखते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसके कॉलम हो, वो ऑटोमेटिकली ये सब कॉलम अपने आप ही उठा ले वो। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच, कि हमने पहले कोड कर दिया, अब डाटाबेस बना रहे हैं। अगर ये उल्टा होता कि पहले डाटाबेस बनाया होता उसके बाद कोड लिख रहे होते, तो उसे डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच बोलते हैं। क्लियर? वो बताऊंगा डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच कैसे काम होती है, लेकिन कोड फर्स्ट अप्रोच पे भी फोकस करो। यहां पे अब हमें कुछ कमांड लिखनी है जिससे कि हमारा कोड जो हमने लिखा है वो डाटाबेस में चलाने लायक बन जाए। तो इसके लिए माइग्रेशन कमांड होती है। एंटिटी फ्रेमवर्क ने हमें कुछ कमांड दे रखी है, माइग्रेशन कमांड। आप यहां पे जाओगे, गूगल पे टाइप करोगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर माइग्रेशन कमांड, जी। तो जो भी पहला आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट वाला ही पढ़ना, पहला नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वाला ही पढ़ना। तो अब इसने अलग अलग कमांड दे रखी है, देखो बता रखा है कैसे कैसे करना है। कहां गया हमारा? ये विजुअल स्टूडियो पे बता रखा है उसने कैसे करना है। विजुअल स्टूडियो पे पहला लिखो ऐड माइग्रेशन। सबसे पहला टास्क क्या है कि ऐड माइग्रेशन, और अपनी माइग्रेशन का कुछ नाम रखो। तो हम भी ये कमांड चलाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड माइग्रेशन। कुछ भी नाम लिख सकते हो, पर मैं भी यही नाम लिख देता हूँ फिलहाल, कि भाई इनिशियल क्रिएट, कि पहली बार डाटाबेस में बनाने जा रहा हूं। अब एंटर मार दो, तो वो कुछ अपना बिहाइंड द कुछ सीन कोड करेगा। और उसने देखो कोड करने के बाद माइग्रेशन का एक फोल्डर बना दिया होगा। सब कुछ बंद करता हूं, ये देखो माइग्रेशन नाम का फोल्डर बना दिया उसने। अब इनिशियल क्रिएट दिख रहा है, एक फोल्डर नहीं दिख रहा? यस सर, दिखाई दे रहा है। अब ये कोड उसने हमारे लिए ऑटोमेटिकली लिख दिया कि कैसे डाटाबेस बनेगा। इसे कोड को खोल के देखोगे ना और पढ़ने की कोशिश करोगे तो देखो यही काम कर रहा है वो। क्रिएट टेबल कर रहा है, टेबल का नाम बनाएगा एम्प्लॉइज, उसमें ये सारे कॉलम बनाएगा। जी। नीचे जाएगा, प्राइमरी की बना देगा, एम्प्लॉय की आईडी को प्राइमरी की बना देगा। ये सब कोड उसने लिख दिया हमारे लिए, सिर्फ एक कमांड से, जिसे माइग्रेशन कमांड कहते हैं। ऐड माइग्रेशन, इस कमांड से। वो सारी कमांड आपको इस लिंक पे मिल जाएगी, कौन कौन सी कमांड का यूज करना है। फिलहाल दो ही कमांड का यूज करना है, ऐड माइग्रेशन और ऐड हो गया। ये अभी माइग्रेशन, ये कमांड बन तो गई यहाँ पे, लेकिन अभी डाटाबेस में देखोगे तो कोई डाटाबेस में कोई टेबल वेबल नहीं बनी, ना ही डाटाबेस का कुछ बना है। रिफ्रेश भी चाहे कर लो, अभी कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अभी तो फ्रंट एंड पे बनाई है ना। अब इसे डाटाबेस में अपडेट करो, तब आपको करना पड़ेगा अपडेट डाटाबेस। ये कमांड चलाओगे तो डाटाबेस अपडेट हो जाएगा। देखो एरर आगे कोई कह रहा है, कनेक्शन वाज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड विद द सर्वर, बट देन एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द लॉगिन प्रोसेस। सर्टिफिकेट चेन वाज नॉट वैलिड बाय एन अथॉरिटी दैट इज नॉट ट्रस्टेड। कह रहा है भाई कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ गड़बड़ है। कह रहा है ये तो बन गया, लेकिन कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ गड़बड़ है मेरी, तो मैं ये चेक करता हूँ कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग में कैसे सही किया जाए। वह चेक करके देखते हैं बना या नहीं बना। नहीं आया अभी कोई डाटाबेस, अदरवाइज डाटाबेस जी। आ गया होता। तो कनेक्शन स्ट्रिंग देखते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे सही करनी है हमें। कह रहा है ये लाइन लिख दो बस, कि जो सर्टिफिकेट है उसे आप ट्रस्ट करते हो तो चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, जब तुम कह रहे हो इतने बड़े आदमी होके तो लिख देते हैं।
क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग में जाएंगे, यहाँ पे थी कनेक्शन स्ट्रिंग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू के बाद ये लिख देंगे ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन ट्रू, बिल्ड कर देंगे एक बार अपनी तरफ से, बिल्ड हो गया। अब फिर से अपनी कमांड चलाएंगे अपडेट डाटाबेस वाली। अभी भी कुछ एरर सी दिख रही है मुझे, लेकिन डन बोल दिया उसने, एरर नहीं आई, डन हो गया। जी मतलब अब मेरा डाटाबेस बन गया होगा, टेबल भी बन गई होगी। चेक करते हैं कोई टेबल या डाटाबेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा। नहीं सर। क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, बन गया एम्प्लॉय डीबी। बताओ, एम्प्लॉय डीबी, यस बन सर। गया ना, यही तो नाम रख, ये देखो यही नाम रखा था हमने। बन गया सर। कनेक्शन स्ट्रिंग में जा देखते हैं ना, यही नाम रखा था, कुछ और नाम रखा था। कनेक्शन स्ट्रिंग जो में। भी नाम लिखोगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में वही नाम बनेगा, ये नाम जी रखा था आपने, तो यही बन गया। और जो भी प्रॉपर्टी का नाम दोगे उस नाम से टेबल बन चुकी होगी, तो उस नाम से ये देखो टेबल भी बन गई एम्प्लॉइज नाम से। जी। अभी क्या पड़ा हुआ है इसमें, अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ। चलो एक आधा डाटा, कुछ डाटा डाल देते हैं। अभी कुछ नहीं पड़ा तो चलो अभी रन भी करूंगा तो देखो क्या होगा। रन किया तो खाली पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि भाई कोई डाटा है ही नहीं। चलो यहीं से इंसर्ट करना शुरू करते हैं। एक, दीपक, सैलरी 50,000, दिल्ली। अब देखते हैं हमारा कोड भी टेस्ट हो जाएगा। क्रिएट पे क्लिक किया, कोड आया है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे जाएगा इस बार पिछली बार हमारी क्लास एम्प्लॉय रिपोजिटरी में गया था, इस बार देखो सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी में आया है। F10 किया, उसने एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया, सेव चेंजेस किया तो एरर आ गई। देखो इससे पता चल जाएगा कि एरर आ रही है। एन एरर अकर्ड व्हाइल सेविंग द एंटिटी चेंजेस, सी इन एन एक्सेप्शन। और इसने क्या किया, आइडेंटिटी कॉलम बना दिया। बात समझ रहे हो, उसने क्या किया है, टेबल में आइडेंटिटी कॉलम बना दिया। आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं कर सकते। अब सिक्वल सर्वर में देखेंगे, डिजाइन में जाओ यहां पे, तो जो आईडी कॉलम है, क्योंकि ये कोड इसने एंटिटी फ्रेमवर्क ने अपने आप लिखा था, तो इसने अपने आप कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दी। उसने कह दिया जी। ये कॉलम आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का मतलब है कि इसमें अपने आप ही एक दो नंबर आगे बढ़ता रहेगा, आपको कुछ ऐड नहीं करना। ये देखो, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ कि भाई आइडेंटिटी नहीं बनाना, हमें ऐड करना है नंबर। नो कर दिया मैंने। कह रहे ये ऐसे चेंज नहीं हो पाएगा, आपको ड्रॉप करो टेबल, दोबारा से बनाओ। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को बता देंगे कि भाई ये की है, की वैल्यू हमें नहीं पास करानी, बाकी सारी वैल्यू पास करानी है। बताने के लिए क्या करना पड़ता है, ये की बताना पड़ता है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हमने क्या, उसने हमें इंसर्ट नहीं करने दिया क्योंकि हम आईडी भी पास करा रहे हैं। जबकि जब टेबल में यहाँ पे कोड देखोगे, माइग्रेशन का जो कोड उसने बनाया था, उसने इस कॉलम को देखो आइडेंटिटी बना दिया। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम में ऑटोमेटिकली वैल्यू आएगी, आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो दो सॉल्यूशन है इसके। अभी आसान वाला सॉल्यूशन करते हैं, अभी इसे नहीं कर बनाते, की नहीं बनाते। अभी क्या करता हूं मैं, ड्रॉप कर देता हूं डाटाबेस। सर आज इतनी प्रैक्टिस करके देख लूं मैं, हाँ लेकिन ये अभी जो इसे बताया। लॉजिकल एंड, हाँ लॉजिकल एंड पे तो आओ, अभी एक ये दिख तो जी। जाए।
मैंने ड्रॉप कर दिया डाटाबेस, अब डाटाबेस नहीं है यहाँ जी पे। एक लॉजिकल एंड आ जाए, वरना भी प्रैक्टिस अभी तो आधे पे अटके पड़े हैं ना, अभी तो वो दिखाई नहीं हमारा। एटलीस्ट जो बनाया है वो कंप्लीट तो कर लें। अब इसका जी आसान तरीका क्या है कि आप इस कोड में जाके अपडेट कर देता हूँ। ये कोड में मैं कह रहा हूँ मुझे आइडेंटिटी नहीं बनाना यार, तो मैंने वो हटा दिया आइडेंटिटी वाला कॉलम। जो कोड आइडेंटिटी वाला था हटा दिया कि भाई मैं खुद से इंसर्ट करूंगा डाटा, जी और दोबारा से अपडेट वाली कमांड चला दी। डन हो गया। इस बार आइडेंटिटी नहीं बना होगा क्योंकि मैंने कोड डिलीट कर दिया। वो ये रहा। डिटेल में जाऊंगा, डिजाइन में जाऊंगा, कहाँ गया डिजाइन? ओह सॉरी, इसमें नहीं, टेबल के डिजाइन में जाएंगे ना। टेबल्स आ गई। अब इसके डिजाइन में जाएंगे, चेक करेंगे कि आइडेंटिटी है या नहीं है। नीचे जाके पता चल जाता है आइडेंटिटी है नहीं आइडेंटिटी सर। नहीं है। नहीं नहीं है तो इस जी बार रन करेंगे तो इस बार हमारा कोड चल जाना चाहिए। एम्प्लॉय इंडेक्स क्रिएट करने जा रहे हैं। एक दीपक, कुछ पैसे, दिल्ली। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वहीं पे जाएंगे F10 F10 F11 गए। इसने ऐड किया, आप सेव करने जा रहा है डाटाबेस में। जी हो गया सेव। हो गया सर। आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे डाटा आ गया। और वही काम अगर तुम अब डाटाबेस में जाके चेक करोगे अपने टेबल को, तो डाटाबेस में भी वो कोड पहुंच गया होगा। ओ, डाटाबेस का नाम से यूज करो अपने। ये रहा, ये देखो डाटाबेस यस में भी सर। कोड पहुंच गया। जी तो अब इतने से काम से तुमने SQL सर्वर से कनेक्टिविटी भी बना ली, तुमने डाटाबेस को क्रिएट भी कर लिया। अब एडिट डिटेल डिलीट ऑलरेडी तुम्हारा सारा कोड लिखा हुआ है, सारा कोड काम करेगा। तो ये सब तुम्हें अब प्रैक्टिस करनी है SQL सर्वर के कनेक्शन बना के, और आज ही प्रैक्टिस करनी है, वरना ताजा है, अभी याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। वीडियो जी को सर, दोबारा आज ही से कर देखना, लूंगा। एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो को दोबारा से देखना। ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं और पूरा का पूरा एक बना के देखना है। जहां पे दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना। जी सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जी सर। सर हेलो। अब मैसेज नहीं करूंगा आपको, आपसे कोई क्वेश्चन पूछना।